नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? बीकानेर में टूर दी थार साइकिल रैली का भव्य आगाज। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिखाई हरी झंडी। प्रतापगढ़ में धरियावाद रोड पर 108 एम्बुलेंस का हादसा। सरकारी अस्पताल से निजी अस्पताल में मरीज ले जाने को लेकर उठे सवाल। प्रतापगढ़ में नवजात शिशु का शव मिला। जिला अस्पताल में मृत पैदा होने का खुलासा। गोपालपुरा इलाके में मिट्टी में दबाया गया था शव को। पीपलखुट के चौकी टामटिया में महिला के साथ मारपीट। पुराने विवाद में ग्रामीणों ने किया हमला। एमजी अस्पताल में भर्ती कराया। गनोड़ा क्षेत्र के ओड़ा गांव में टूटी सड़क, ग्रामीण परेशान। पंचायत बनने के बाद भी नहीं मिल रही है राहत। सीकर में जहरीले धुएं का कहर, लोगों को सांस लेने में हुई तकलीफ। 22 से ज्यादा लोग अस्पताल में, स्कूली बच्चे भी आए चपेट में। कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही है चालक भर्ती परीक्षा। बांसवाड़ा के 20 केंद्रों पर परीक्षार्थियों की हुई सघन जांच। आरी का भरतेश्वर मती माताजी का 62वां अवतरण दिवस मनाया। लोहारिया में हुए धार्मिक अनुष्ठान, शामिल हुए जैन समाज के लोग। जयपुर में शतरंज प्रतियोगिता का हुआ भव्य शुभारंभ। 130 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग, 31 इंटरनेशनल खिलाड़ी भी शामिल। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रतापगढ़ जिले में देर रात एक बड़ी लापरवाही भरी घटना सामने आई, जब सरकारी जिला अस्पताल से एक निजी अस्पताल में मरीज को छोड़कर लौट रही 108 एम्बुलेंस धरियावाद रोड पर अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि हादसे में एम्बुलेंस में कोई पायलट और ईएमटी सुरक्षित बच गए, लेकिन इस घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार एक गंभीर मरीज को जिला अस्पताल लाया गया था, जिसे परिजनों की मांग पर धरियावाद रोड के एक निजी अस्पताल रेफर किया गया। नियमों का उल्लंघन करते हुए 108 एम्बुलेंस का उपयोग मरीज को निजी अस्पताल पहुंचाने के लिए किया गया, जबकि यह सेवा केवल सरकारी आपातकालीन परिस्थितियों के लिए निर्धारित है। मरीज को छोड़ने के बाद जब एम्बुलेंस वापस लौट रही थी, तभी धरियावाद रोड पर उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई। इस घटना में जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर आलोक यादव ने कहा कि मरीज की हालत गंभीर थी, इसलिए उसे वहां भेजा गया। परिजन उसे कहां ले गए, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। वहीं 108 सेवा के इंचार्ज दिलीप कुमार ने हादसे की जानकारी होने से इनकार कर दिया। अधिकारियों के इन बयानों ने सेवा की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना 108 सेवा संचालन और जिला अस्पताल प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है। स्थानीय लोगों ने इस मामले की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल घटना की जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। रात में करीब 10 बजे कोई इमरजेंसी केस आया था, जिसे आगे भेजना था। उस टाइम यही गाड़ी उपलब्ध थी जिसको भेजा गया था। मरीज को छोड़ने के बाद ये वापस आते टाइम कोई अनियंत्रित होकर के पलट गई थी। इसमें किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। प्रतापगढ़ के गोपालपुरा इलाके में शनिवार को एक नवजात शिशु का शव मिट्टी में दबा मिला, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। तालाब खेड़ा के पीछे स्थित खाली पड़े इलाके में स्थानीय लोगों ने गड्ढे में ताजा मिट्टी और नवजात का शरीर देखा, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से नवजात को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धीरज सेन ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस और चिकित्सा अधिकारियों ने मामले की विस्तृत जांच की। अस्पताल के रिकॉर्ड और परिजनों से पूछताछ के बाद पुष्टि हुई कि नवजात का जन्म उसी दिन जिला अस्पताल में हुआ था, लेकिन वह मृत अवस्था में पैदा हुआ था। परिजन दुख और भय के कारण शव को गोपालपुरा के सुनसान क्षेत्र में दफना दिए। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धीरज सेन ने आमजन से अपील की है कि किसी भी स्थिति में नवजात शिशु, चाहे जीवित हो या मृत, को खुले में न छोड़े। जिला अस्पताल में पालना गृह और कानूनी प्रक्रिया उपलब्ध है, ताकि ऐसे मामलों को मानवीय और सुरक्षित तरीके से निपटाया जा सके। पुलिस ने परिजनों को बुलाकर सभी औपचारिकताएं पूरी की और नवजात को विधि पूर्वक पुनः दफनाने की अनुमति दी। इस घटना से स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक जागरूकता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस तरह से मेरी आमजन से यही अपील है कि अगर कोई बच्चा इस तरीके से अनवांटेड है और कोई रखना नहीं चाहता है, तो इधर उधर फेंकने से बेहतर है कि
अस्पताल में भी पालना गृह लगा हुआ है, शिशु गृह है एक और मनावला रोड पे, वहाँ पे भी पालना गृह लगा हुआ है। मेरी अपील है कि आप बच्चे को इधर उधर ना फेंकें और पालना गृह में छोड़ दें। पालना गृह में छोड़ना सभी के लिए बिल्कुल सेफ है, किसी से कोई क्वेरी नहीं की जाती, किसी से कोई सवाल नहीं पूछा जाता, और बच्चे को जब पालने में रख दिया जाता है उसके 2 मिनट बाद घंटी बजती है, जिससे कि जो पालने में उसको त्याग कर रहा है वो आराम से अपनी जो पहचान को रिवील किए बिना घर जा सकता है। हम किसी से नहीं पूछते। अगर अपना इस तरीके से हम बच्चे का सुरक्षित त्याग करते हैं तो एक तो बच्चे की जान बचती ही है, और दूसरा कई माता पिता, कई युगल जो बच्चे बच्चे के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको हम गोद दे करके उनका परिवार भी कंप्लीट कर सकते हैं। प्रतापगढ़ जिले के पीपलकुट थाना क्षेत्र के चौकी टामटिया गांव में शनिवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जब पूर्व के विवाद को लेकर ग्रामीणों ने एक महिला के साथ मारपीट कर दी। मंजू पत्नी हीरालाल निवासी चौकी टामटिया को गंभीर चोटें आई है, जिसका एमजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। परिजनों ने बताया कि मंजू को कुछ ग्रामीण घर से उठाकर ले गए और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। हमलावरों ने महिला को निवस्त्र कर दिया और उसे गंभीर अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया। एम्बुलेंस सेवा से तुरंत महिला को शनिवार शाम एमजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे वार्ड में भर्ती कर लिया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि यह हमला पुराने विवाद को लेकर हुआ है और जिसमें ग्रामीणों ने महिला के साथ अत्याचार किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी भी गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर आक्रोश है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। पीपलकुट थाने के अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं और जल्द आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दे रहे हैं। फिलहाल मंजू की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन घटना ने गांव में तनावपूर्ण माहौल बना दिया है। बांसवाड़ा जिले में गनोड़ा क्षेत्र की लसाड़ा ग्राम पंचायत के ओढ़ा गांव में सड़क की खस्ता हालत ग्रामीणों के लिए मुसीबत बनी हुई है। पंचायत पुनर्गठन के बाद ओढ़ा को ग्राम पंचायत का दर्जा मिलने के बावजूद सड़क निर्माण की समस्या जस की तस बनी हुई है। स्कूली बच्चे, किसान और मवेशी इस टूटी फूटी सड़क से गुजरने को मजबूर है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की अनदेखी ने ग्रामीणों को आक्रोशित कर दिया है। ग्रामीण ताजेंग, कुबेर, वजेंग, रणछोड़ आदि ग्रामीणों ने बताया कि यह सड़क गांव की लाइफलाइन है, जिसका उपयोग स्कूल जाने वाले बच्चे, किसान और खेती बाड़ी करने वाले लोग करते हैं। बारिश में सड़क पर पानी भर जाता है, जिससे हादसे होते हैं। कई बार ऑनलाइन शिकायत और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। स्कूल के बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं। गंदे पानी और कीचड़ से होकर उन्हें पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। किसानों को भी खेती के औजार और मवेशी लेकर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने जल्द सड़क निर्माण की मांग की है, ताकि उन्हें राहत मिल सके। स्थानीय प्रशासन के लापरवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। क्या जनप्रतिनिधि ओड़ा की इस समस्या को सुनेंगे? अब सवाल ये खड़ा होता है। बांसवाड़ा में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित वाहन चालक सिद्धि भर्ती परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हुई। शहर भर में बनाए गए 20 परीक्षा केंद्रों पर सुबह की पाली में आयोजित इस परीक्षा के दौरान नकल और अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। परीक्षा से पहले सभी केंद्रों पर उम्मीदवारों की सघन तलाशी ली गई। परीक्षार्थियों को पहचान सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन और फोटो युक्त आईडी कार्ड की गहन जांच से गुजरना पड़ा। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या अनुचित सामग्री को केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। इस भर्ती के माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों में 2756 रिक्त पदों को भरा जाना है, जिसके लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें लगातार केंद्रों का दौरा करती रही। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चंद्रपौल गेट है और यहाँ पर जो है वाहन चालक भर्ती परीक्षा 2024 है और इसकी क्षमता के अनुसार यहाँ पर 240 अभ्यर्थी जो हैं वो परीक्षा में उपस्थित होना निर्धारित है। और जो राजस्थान कर्मचारी आयोग बोर्ड की तरफ से जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका सख्ती से पालन कर उनकी जो फिजिकल चेकिंग, डॉक्यूमेंट चेकिंग और वहाँ पर जो है बायोमेट्रिक जो है डिजिटल उनका वेरिफिकेशन होने के बाद
नियत जो कक्ष में है उनकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी और नियमानुसार परीक्षा संचालित करने का जो भी आदेश हैं उनका पालन किया जाएगा। जी, आपका नाम? मैं यहाँ पर जनक भट्ट और मैं यहाँ पर स्थानीय विद्यालय में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। चालक परिचालक चालक का एग्जाम है और BBMTD कॉलेज बांसवाड़ा हमारे 360 बच्चे हैं और लॉ कॉलेज में 240 बच्चे हैं और पूरे बांसवाड़ा में 20 सेंटर लगाए गए हैं। पानी की व्यवस्था की गई, बच्चे की चेकिंग हो रही है, एग्जाम अच्छे आराम से निपट जाए यही कामना करते हैं। जी मैडम, आपका नाम? डॉक्टर अजय कुंवर। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया कस्बे में जैन समाज द्वारा गणिनी आर्य का भरतेश्वर मती माताजी का 62वां अवतरण दिवस 2 दिवसीय कार्यक्रम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुनि समृद्ध सागर का पिच्छिका परिवर्तन दिवस भी समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। प्रथम दिन रात्रि में पद्मावती महिला मंडल ने एक नाटिका प्रस्तुत की जिसमें माताजी के जीवन यात्रा को दर्शाया गया। इस दौरान भक्ति संध्या का आयोजन हुआ जिसमें श्रद्धालुओं ने धार्मिक आनंद भी लिया। समाज प्रवक्ता अल्पेश आर कलावत ने बताया कि माताजी का जन्म लोहारिया में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन से समाज और जगत को प्रेरणा दी है। दूसरे दिन माताजी और मुनि समृद्ध सागर महाराज को नवीन पिच्छिका भेंट की गई। नशनावत ऋषभ कुमार परिवार को मुनिश्री को पिच्छिका देने का सौभाग्य मिला, जबकि शुभम कुमार कोसलीवाल परिवार ने माताजी को पिच्छिका भेंट की। इस अवसर पर टिकेत नगर, बगरू, श्योपुर, कोडरमा, लखनऊ, जयपुर सहित कई स्थानों से श्रद्धालु पहुंचे थे। समाज अध्यक्ष, पदाधिकारी, पार्श्व मंडल, भरत मंडल और पद्मावती महिला मंडल ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाया। संचालन युवा अध्यक्ष रोशन रजावत ने किया। समारोह में माताजी के पावन वर्षा योग में शामिल होने वाले सभी भक्तों का सम्मान किया गया। यह आयोजन लोहारिया के लिए ऐतिहासिक रहा और जो आत्म कल्याण और धार्मिक उत्साह का प्रतीक बन गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की पहल पर बीकानेर के नौरंग देसर में टूर दी थार साइकिल रैली का शुभारंभ हुआ। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर सहित भारत के 20 राज्यों के 750 से अधिक साइकिलिस्ट भाग ले रहे हैं। रैली 100 और 200 किलोमीटर की श्रेणियों में आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन कम करना, थार की स्थिरता और फिट इंडिया का संदेश देना है। रैली का शुभारंभ नौरंग देसर से हुआ, जहां 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 100 साइकिलिस्टों ने स्वागत किया था। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने साइकिल चलाकर रैली को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा और स्वामी विमर्शानंद भी मौजूद रहे। रैली के लिए भारतमाला एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से ट्रैफिक फ्री रखा गया है। प्रतिभागियों में पुरुष और महिला वर्ग के लिए 16 से 30 वर्ष, 31 से 45 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयु की श्रेणियां हैं। ओपन कैटेगरी में कोई भी उम्र का प्रतिभागी शामिल हो सकता है। रैली का समापन रायसर में शाम 6 बजे होगा, जहां 27 लाख रुपए की पुरस्कार राशि वितरित की जाएगी। इस आयोजन को ग्लोबल हैप्पीनेस फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित किया गया है। मेघवाल ने बताया कि यह साइकिल रैली बीकानेर को वैश्विक मानचित्र पर चमकाएगी और साइकिलिंग को बढ़ावा देगी। देखिए, पहले तो आपके माध्यम से जितने भी हमारे साइकिलिस्ट हैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज 23 नवंबर 2025 का दिन बीकानेर के खेल के इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन सिद्ध होने वाला है। ये वही स्थान है जहाँ 8 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जामनगर से अमृतसर ये जो एक्सप्रेस हाईवे बना उसका उद्घाटन करने आए थे और उस समय भी बीकानेर के छात्र और छात्राओं ने साइकिलिंग के माध्यम से साइकिल चला करके उनका एस्कॉर्टिंग की थी, उनका स्वागत किया था और विकसित भारत के सपने को हम साकार करेंगे ये संकल्प लिया था और वो सीन बहुत शानदार रहा था। उसी को आधार मान करके जब हमारे मंत्रालय में चर्चा होती रही युवा और खेल मंत्रालय में, तो हमारे युवा और खेल मंत्रालय के मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी ने और ये जब हमने सुझाव दिया कि सांसद खेल महोत्सव हम साइकिलिंग के माध्यम से कर सकते हैं, उन्होंने उसकी इजाज़त दी, अप्रूवल दिया। उसके बाद हमारे वेदांता ग्रुप के लोग जुड़े, NLC जुड़ी, फिट इंडिया जुड़ा, हमारा CFI जुड़ा, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और हमारा SBI भी जुड़ा और लोग भी जुड़े और ये इतना बड़ा इवेंट
आज के दिन बीकानेर में हो गया। अभी मैंने देखा कि किस तरह से उत्साह के साथ साइकिलिस्ट जो है ये प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। जो लोग जीतेंगे प्रतियोगिता, ये टूर दे धार वाली प्रतियोगिता जो जीतेंगे साइकिलिस्ट, उनको हम शाम को अवार्ड देंगे। वो रायसर में होगा और वो भी एक सैंडी होम्स पे बहुत अच्छा एक प्रोग्राम होने वाला है। अवार्ड सेरेमनी भी बहुत अच्छी होने वाली है। मेरे ख्याल में पहला अवार्ड तो 1.25 लाख के आसपास का, फिर लाख है, फिर 70,000 है, 60,000 है, 50,000 है, 40,000 है, अलग अलग ग्रुपों में एजिंग वाइज भी है। कौन से एज के लोग पहले आए, फिर आपके महिलाओं का भी अवार्ड है, पुरुषों का भी है, सब एज के हिसाब से भी अवार्ड है, छात्र छात्राओं का भी है। तो एक अच्छा ये कार्यक्रम होने वाला है और पर्यटन के क्षेत्र में भी इस कार्यक्रम से बीकानेर को एक महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा। भारत के मानचित्र में बीकानेर आएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में भी बीकानेर आएगा। युवाओं को क्या एक संदेश है साइकिल के माध्यम से? साइकिल चलाने से हम फिट भी रहते हैं और कार्बन एमिशन को कम करने में योगदान भी देते हैं। तो ये भी एक प्रेरणा देने का भी एक इवेंट है। ठीक, थैंक यू। शनिवार शाम सीकर की शांतिनगर कॉलोनी में जहरीले धुएं के फैलने से अफरा तफरी मच गई। हवा में अजीब सी गंध और धुएं के कारण लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफ हुई और सीने में दर्द होने लगा, जिसके बाद 22 से ज्यादा लोगों को सीकर के एसके अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के कई छात्र भी शामिल हैं। मरीजों के अनुसार घटना रात 8:30 से 9 बजे के बीच हुई। धुआं पूरी तरह गंधहीन था, लेकिन इसका असर करीब 1 किलोमीटर तक रहा। स्थानीय निवासी स्वीटी ने बताया कि अचानक धुआं फैल गया, जिससे खांसी और सांस फूलने लगी। बुजुर्ग महिला नसीमा को सांस लेने की तकलीफ होने पर उनकी मौत हो गई, जबकि प्राथमिक जांच में कपड़ा फैक्ट्री से केमिकल रिसाव का अंदेशा है। जिला प्रशासन, पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमें मौके पर पहुंची। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और कलेक्टर मुकुल शर्मा और एसपी प्रवीण कुमार नायक नूनावल ने अस्पताल का दौरा किया। सभी मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने जल्द कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। जी सर, क्या मामला बोल रहा है? अभी सीकर में इंडस्ट्री एरिया में बच्चों को लगा कि ऐसा कुछ धुआं वगैरह हो रहा है, तो बच्चों को सीरियसली नहीं लिया किसी ने। ऐसे समझा कि शायद कोई कोरे वगैरह की धुआं होगी। धीरे धीरे उनको सांस में दिक्कत आई और छींक वगैरह आने लगी, दम घुटने लगा, तो उनको एहसास हुआ कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो उसके लिए फिर इनके जो हॉस्टल वार्डन वगैरह स्कूल के जो मालिक थे, वो इनको बच्चों को हॉस्पिटल यहाँ लेके आए। अभी 20 के आसपास टोटल है, मतलब 4-5 एडल्ट हैं और 16 बच्चे हैं। सारे बेड सेटल हैं, किसी को वैसे डिस्निया वगैरह कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है। फिलहाल सारे सेटल हैं। प्रशासन पूरा यहाँ, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब वगैरह आए हुए हैं, प्रिंसिपल साहब, सुपरिटेंडेंट साहब, टोटल यहाँ टीम है। एनेस्थेटिस्ट सारे अवेलेबल हैं, पीडियाट्रिशियन है, चेस्ट फिजिशियन है और जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिशियन सारे अवेलेबल हैं। किसी तरह की किसी को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सारे बच्चे भी सेटल हैं, सबको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे के लिए और आते हैं कॉलोनी के या एरिया के, उनके लिए हमने ऑक्सीजन बेड यहाँ खाली करवा रखे हैं। किसी तरह की आगे कोई प्रॉब्लम आती है तो आगे किसी तरह कोई सुविधा किसी को नहीं होगी और सबको सेम है, मतलब सबकी। तो क्या लगता है सर प्रथम दृष्टया कि क्या ऐसी प्रॉब्लम होगी? ऐसे लग रहा है शायद कोई गैस वगैरह कहीं कुछ लीकेज, या हो सकता है कोई बर्न वगैरह से भी कोई धुआं उठाओ, उससे इनको सांस लेने में सबको दिक्कत आई है। तो हालत किसी सब सारे सेटल है, किसी को कोई सीरियस ऐसा कुछ भी नहीं है कोई भी फिलहाल। सारे धुआं आ रहा है, धुआं जैसा महसूस हुआ, तो उस धुएं से मतलब धीरे धीरे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग गई। बच्चों के, महिलाओं के, जो बूढ़े व्यक्ति है ना, उनके। पहले तो हमने ये सोचा कि ये धुआं नहीं, धुआं है, और धुआं के बाद में हमने ये सोचा कि ये जो अभी धूल आती है ना सर्दी के मौसम में, शायद वो जल्दी आ गई होगी, सर्दी का मौसम है। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब अंदर गया, उस हिसाब से खांसी आना, सीने में दर्द होना और मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लग गई थी। और पूरे हमारे वार्ड में, मोहल्ले में, पूरे में हो गया है ऐसे। जला हुआ था क्या मैडम वहाँ पे? जला हुआ हमने देखा नहीं, लेकिन पहले स्टार्टिंग में तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई धुआं ही आ रहा है, जला हुआ का धुआं आ रहा है। लेकिन बाद में ऐसे वो स्थिर रह गया ना, तब हमें ऐसा लगा कि ये धूल आ गई। तो कितने जो बच्चे आपके स्कूल के हैं? 10-12 बच्चे भी हैं और 15-20 हमारे मतलब मोहल्ले की जो महिलाएं हैं ना, महिला और बच्चों पे ज़्यादा हुआ है इसका, जो या कोई उम्र में बुजुर्ग है उसके ज़्यादा हुआ है ये। किस तरह की हालात बता रहे हैं?
अभी ठीक है, सब कंट्रोल में है, बच्चे भी सब ठीक है और हमारे जो वार्ड के जो मेंबर यहाँ एडमिट हैं वो भी सब ठीक है। अभी कंट्रोल हो गया और प्रशासन ने तुरंत एक्शन ले लिया और यहाँ डॉक्टर हैं उन्होंने भी मतलब तुरंत ही सबको कंट्रोल किया, अब कंट्रोल में हो गए। ये शाम को 6 बजे से लेके और मतलब लगभग 9 बजे तक वो धुआं रहा वहाँ। अब जी सर, क्या कारण रहा लोगों का? अभी सबसे पहले तो क्या है कि जो बच्चे वगैरह इनको हमने यहाँ पे लाए और अभी लगभग ठीक स्थिति में पूरी हमारी मेडिकल टीम वगैरह वो अभी इसमें लगी हुई है और अभी बच्चे ठीक स्थिति में हैं। अभी इसकी हम जांच करवा रहे हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और GMDS को वहाँ पे भेजा और इसको हम डिटेल में इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चल पाएगा इसका। कितने जो है इसमें हुए हैं परेशान, कितने बच्चों को और स्थानीय लोगों को? 22 यहाँ पे आए हैं जिसमें 15 बच्चे हैं इसमें। सर प्राथमिक तौर पर कारण क्या रहा है इनका? प्राथमिक तौर पे वहाँ पे कुछ भट्टी वगैरह बता रहे हैं, उसमें कोई पुराने कपड़े और जलाने से संबंधित है, लेकिन अभी पूरा मौका स्थिति देखने के बाद में इसका हम पता लगा पाएंगे। जयपुर चेस क्लब द्वारा आयोजित सेकंड जयपुर चेस क्लब रैपिड चेस टूर्नामेंट 2025 का भव्य शुभारंभ रविवार को नव भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्वेज फार्म में हुआ। टूर्नामेंट कोऑर्डिनेटर जिग्नेश कुमार जैन ने बताया कि 7 राउंड में खेली जा रही इस प्रतियोगिता में विजेताओं के लिए 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार, 31 ट्रॉफियां और मेडल रखे गए हैं। युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष श्रेणी पुरस्कार भी निर्धारित है। जयपुर जिला चेस एसोसिएशन JDCA के कोषाध्यक्ष मधु मेहता और स्कूल के डायरेक्टर प्रभात शर्मा ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। JDCA के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम सिंह ने बताया कि इस साल प्रतियोगिता में 133 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें 31 इंटरनेशनल रेटिंग वाले खिलाड़ी भी शामिल हैं। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को पंजीकरण शुल्क में 50% की छूट दी जा रही है। यह टूर्नामेंट JDCA के तत्वावधान में और जयपुर चेस अकादमी के सहयोग से किया जा रहा है। समारोह में जिग्नेश कुमार जैन ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह आयोजन जयपुर के उभरते शतरंज खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।